Hello everyone. So we had completed the topic of ancient Indian history और आज हम लोग आगे उसको कंटिन्यू करेंगे. That is the next phase of Indian history, that is the medieval Indian history. So the ancient Indian history or the ancient India, it laid the foundational stone of civilization characterized by the emergence of distinct kingdoms, the flourishing of trade, and the profound influence of religions such as Hinduism and Buddhism. तो एंशियंट हिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि सिविलाइजेशंस जो थी वो स्टार्ट हुई थी, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था. और देयर वाज द इमर्जेंस ऑफ डिस्टिंक्ट किंगडम्स, जैसे हमने पढ़ा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद स्लोली वैदिक एज आई और महाजनपद जो है वो डेवलप होना शुरू हो गए. तो डिस्ट्रिक्ट किंगडम्स उसके बाद आनी शुरू हो गई. ट्रेड जो था डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल वो फ्लरिश होना स्टार्ट हो गया. और जो रिलीजन्स थे अलग अलग तरह के, उनके हमारे पास काफ़ी तरह के इन्फ्लुएंसेस देखने को मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल हिंदुइज्म का, बुद्धिज्म का, जैनिज्म का. This era saw remarkable advancements in the art, architecture, and the governance, which set the stage for the complexities that would unfold in the medieval पीरियड. तो बेसिकली जो एंशियंट इंडिया था उसने एक स्टेज सेट कर दी थी फॉर द अपकमिंग medieval इंडिया. Now, the medieval period beginning around the 8th century and extending to the 18th century. तो बेसिकली अगर हम लोग मेडिवल पीरियड का टाइम फ्रेम देखें तो दैट इज फ्रॉम द 8th सेंचुरी टू 18th century. That was till the rule of British. So it was marked by the significant transformations, the rise of regional powers, the interplay of diverse cultures, and the expansion of trade networks played important roles in this period. तो जहाँ एंशियंट इंडिया ने एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया था मेडिवल इंडिया के लिए, वहीं मेडिवल पीरियड में क्या हुआ, अलग अलग तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को हमें मिलती हैं. फॉर एग्जांपल बहुत सारी रीजनल पावर्स जो थी वो आई, उन्होंने एक दूसरे को रिप्लेस किया. फॉरेनर्स आए, फॉरेन इन्वेजन्स हुए, फॉरेन जो रूल था वो इंडिया में स्टैब्लिश हुआ. साथ में अलग अलग तरह के रिलीजन्स, मेनली इस्लाम जो था वो भी इंडिया में आया. So there was the rise of regional powers, the interplay of diverse cultures. तो यूरोपियंस का कल्चर आया, इस्लामिक कल्चर आया, टर्किश कल्चर आया. तो अलग अलग तरह से इंडिया में जो बाहर के कल्चर्स थे वो भी इंडिया में मेडिवल टाइम पे हमें देखने को मिलते हैं. एंड द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड नेटवर्क्स, दे प्लेड इम्पोर्टेंट रोल्स इन दिस पीरियड. और इस पीरियड में इंडिया का जो ट्रेड था वो भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स हुआ था. So this is the basic introduction about the medieval period and the relation between the ancient and medieval Indian period. Now our first topic in medieval Indian history is the topic of imperial Cholas. So the imperial Cholas के बारे में हम लोग अब डिटेल में पढ़ते हैं. After the Sangam period, that was from 3rd century BC to 3rd century AD or CE. So after the Sangam period, there were no records of Cholas until about the 9th century. तो संगम पीरियड में हमने पढ़ा था अबाउट चोलास, चेरास, पांड्यास के बारे में हमने संगम टाइम पीरियड में पढ़ा था. तो संगम पीरियड के बाद का जो टाइम पीरियड है उसमें हमारे पास चोलास से रिलेटेड कोई हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स नहीं है until the 9th century. तो आफ्टर द 3rd century टिल द 9th century जो बीच का टाइम पीरियड है उसमें हमारे पास चोलास का कोई रिकॉर्ड नहीं है. इन दिस पीरियड ऑफ टाइम मेजर डेवलपमेंट्स हैड अकर्ड इन साउदर्न इंडिया. तो ऑल्दो हमारे पास उस टाइम के रिकॉर्ड्स नहीं हैं, बट उस टाइम पे भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई थी जिनके थोड़े बहुत रिकॉर्ड हमें मिलते हैं. सो द पावरफुल किंगडम्स ऑफ पल्लवास, whose time period was from 4th to 9th century, and the Rashtrakutas, whose time period was from 7th to 10th century, they had lost their strength. तो बेसिकली
जो ये टाइम पीरियड था संगम टाइम एज के बाद में, उसमें पल्लवास और राष्ट्रकूटास का रोल थोड़ा बहुत देखने को मिलता है. So this was the territory of Pallavas and this was the territory of Rashtrakutas. तो हमने इस पॉइंट पे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को एंड किया था. दैट वाज द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल और कन्नौज ट्रायंगल, जिसमें हमने देखा था कि राष्ट्रकूट्स, पालास एंड गुर्जर प्रतिहार्स, ये जो तीनों किंगडम्स थी ये कन्नौज के लिए फाइट कर रही थी. और इसके बाद इवेंचुअली इस फाइट की वजह से ये तीनों पावर्स जो थी, ये तीनों किंगडम्स जो थी वो वीक हो गई थी. तो राष्ट्रकूटास जो थे ये भी वीक हो रहे थे साउथ इंडिया में, और पल्लवास का रूल भी डिक्लाइन हो रहा था. इसके साथ में और कौन सी डेवलपमेंट हमें देखने को मिली सदर्न इंडिया में? दैट वाज द भक्ति मूवमेंट विच इमर्ज्ड एज अ पावरफुल सोशल फोर्स लेड बाय द अलवर एंड नयनर सेंट्स. तो भक्ति मूवमेंट के बारे में हम लोग आर्ट एंड कल्चर में डिटेल में पढ़ेंगे. तो अभी फिलहाल इतना बस जानते हैं कि भक्ति मूवमेंट जो थी वो साउथ इंडिया में इस टाइम पीरियड में ओरिजिनेट हो गई थी. सो नाउ कमिंग ऑन टू द rise of imperial Cholas. The emergence of Cholas began in the 9th century with Vijayalaya, whose time period was from 850 to 871 AD, who conquered the Kaveri Delta and built the city of Thanjavur. तो जो चोलास का जो फाउंडर हम लोग बोल सकते हैं दैट वाज विजयालय 9th सेंचुरी में, जिसने कावेरी डेल्टा को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कावेरी रिवर जो है ये, तो इसके आसपास के रीजन को, कावेरी डेल्टा को उसने कॉन्कर कर लिया था और उसने एक सिटी वहां पे बनाई थी. दैट वाज द सिटी ऑफ थंजावुर और तंजौर. नाउ द अर्ली रूलर्स वर परांतक चोला 1 एंड परांतक चोला 2, who was also known as Sundar Chola. The Chola Empire reached its zenith during the reign of Raja Raja Chola I and Rajendra Chola. तो जो अर्ली रूलर्स थे वो परांतक 1 थे, परांतक 2 थे, बट जो चोला एम्पायर का जो ये इंपीरियल चोलास का जो पीक पीरियड था, पीक टाइम पीरियड था, वो था ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजा राजा 1 एंड राजेंद्र चोला. तो अब हम लोग इन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं अबाउट some of the important rulers of imperial cholas. So उसमें the first one is Raja Raja Chola I, whose time period was from 985 to 1014 AD. So his name by birth was Arumoli Varman. तो अरुमोली वर्मन उसका ओरिजिनल नेम था, बट उसने जो टाइटल लिया था दैट वाज द राजा राजा चोला 1. He defeated Cheras and Pandyas. He invaded Sri Lanka. So this is an important point. He was the one who invaded Sri Lanka and annexed its northern parts. तो श्रीलंका के नॉर्दर्न पार्ट्स में राजा राजा चोला ने अपना राज्य स्थापित कर लिया था. तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इनिशियली जो चोला टेरिटरी थी वो इतनी थी, बेसिकली साउथ इंडिया का पार्ट. और देन हमने अभी पढ़ा कि जो राजा राजा चोला था उसने श्रीलंका पे भी अटैक किया था और कॉन्कर कर लिया था श्रीलंका को भी. बट इसके अलावा जो चोलास थे उनका इन्फ्लुएंस बाकी रीजन्स में भी था. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कलिंग में जो उड़ीसा वाला पार्ट है, इवन पालास का जो बंगाल वाला रीजन है वहाँ पे, देन ये पेगू म्यांमार का पार्ट है, देन यहाँ पे जो मलायन पेनिनसुला है दैट इज द प्रेजेंट डे थाईलैंड एंड इंडोनेशिया, मलेशिया, तो ये सारे पार्ट में भी जो चोलास थे इनकी टेरिटरी थी. तो साउथ ईस्ट एशिया में भी चोलास का इन्फ्लुएंस था. So now Raja Raja Chola I, he also led a military expedition against Maldives which he conquered. तो Maldives के against भी राजा राजा चोला ने वहां पे भी हमला किया था और उसने मालदीव्स को भी जीत लिया था. He constructed the famous राजराजेश्वर और बृहदेश्वर
temple at Tanjore or Thanjavur in the 1010 AD. तो एक बहुत ही फेमस जो ये चोला स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का जो ये टेम्पल था, तो दैट वाज बिल्ट बाय राजा राजा चोला वन, तो उसी के नाम पे इसका नाम था राजराजेश्वर और बृहदेश्वर टेम्पल, विच वाज एट तंजौर और थंजावुर, और इसको बिल्ट किया था 1010 AD में। और ये जो थंजावुर है दैट इज इन प्रेजेंट डे तमिलनाडु। तो प्रेजेंट डे तमिलनाडु की ये एक डिस्ट्रिक्ट है थंजावुर। तो दिस इज द पिक्चर ऑफ बृहदेश्वर टेम्पल। So this is the famous Chola style of temple architecture, and it is considered to be one of the architectural marvels. So this is the Brihadeshwar temple or Rajarajeshwar temple built by Raja Raja I. He developed an advanced revenue system wherein the land was surveyed and then the revenue was assessed. तो टेम्पल आर्किटेक्चर भी बनाया इन्होंने और उसके साथ में एक एडवांस्ड रेवेन्यू सिस्टम भी स्टार्ट किया था। तो उस सिस्टम में क्या था कि जो लैंड था उसको पहले सर्वे किया जाता था, वो देखा जाता था कि वो लैंड कैसा है, उस पे क्या प्रोडक्टिविटी हो सकती है, और उस सर्वे के अकॉर्डिंगली जो उस लैंड का जो रेवेन्यू था वो उसके अकॉर्डिंगली सेट किया जाता था। सो बिकॉज ऑफ दिस ही वॉज ऑल्सो नोन एज उलगलंदा पेरुमल, दैट इज द किंग हु मेजर्ड द अर्थ। तो ये टाइटल भी इनको मिला था बिकॉज ऑफ द सिस्टम दैट ही स्टार्टेड, दैट इज दिस रेवेन्यू सिस्टम। देन द सेकेंड वन इज राजेंद्र चोला, whose time period was from 1014 to 1044 AD. So he continued his father's legacy by pursuing the policy of conquest. तो राजा राजा चोला के बाद उसका सन आया पावर में, who was राजेंद्र चोला, और उसने भी वही पॉलिसी, अपने फादर वाली पॉलिसी को अप्लाई किया था, and that policy was the policy of conquest. So this policy was adopted by राजेंद्र चोला। तो पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट मतलब किसी भी टेरिटरी में अटैक करो और उसके अपना उसको कॉन्कर करके उसको अपनी टेरिटरी में शामिल कर लो। जैसे हमने एंशियंट इंडिया में समुद्रगुप्त की एग्जांपल ली थी कि ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट, वैसे ही यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि राजेंद्र चोला आल्सो फॉलोड द पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट। और इसी तरह से ये अपने जो टेरिटरी थी, जो इनका राज्य था, उसको ये इसी तरह से एक्सपैंड करते थे। द होल ऑफ श्रीलंका वॉज मेड पार्ट ऑफ द चोला एम्पायर। तो हमने अभी देखा कि जो राजा राजा चोला था उन्होंने नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका को इन्वेड कर लिया था अपनी टेरिटरी में। वाइट जो राजेंद्र चोला है उन्होंने पूरे श्रीलंका को अपनी टेरिटरी में शामिल कर लिया था। सो श्रीलंका बिकेम अ पार्ट ऑफ चोला एम्पायर। ही डिफीटेड चेरास, पांड्यास, वेस्टर्न चालुक्यास एज वेल। ऑल्सो ही लेड कैंपेन्स टुवर्ड नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया की तरफ भी इनके जो ये मिलिट्री कैंपेन थे, जो इनकी अटैक्स थे, वो देखने को मिलते हैं। ही डिफीटेड अ नंबर ऑफ रूलर्स इंक्लूडिंग महिपाल ऑफ पाल डायनेस्टी इन बंगाल। टू commemorate this successful campaign, he founded the city of गंगाईकोंडा चोलापुरम। तो इन्होंने जो पाल डायनेस्टी के रूलर थे बंगाल में उनको हराया था, और जब उन्होंने हरा दिया था तो वहां पे इसकी खुशी में बोल सकते हैं हम लोग, उन्होंने एक सिटी को इस्टेब्लिश किया था, दैट वाज गंगाईकोंडा चोलापुरम, एंड देयर ही कंस्ट्रक्टेड द फेमस राजेश्वरम टेम्पल। तो दिस इज द पिक्चर ऑफ राजेश्वरम टेम्पल which was constructed by Rajendra Chola in Gangaikonda Cholapuram. Another military campaign was his naval expedition. तो इनकी नेवी भी काफी स्ट्रांग थी। तो नेवल एक्सपेडिशन भी इन्होंने किया टू श्री विजय किंगडम। तो श्री विजय किंगडम पे भी इन्होंने अटैक किया था, और ये जो किंगडम है इसमें क्या क्या आता है, आइलैंड्स ऑफ मलायन पेनिनसुला। तो मलाय पेनिनसुला के जो आइलैंड है वो आते हैं।
जिसमें मेनली आजकल का थाईलैंड आता है, जावा एंड सुमात्रा। सो थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये रीजन्स जो थे इन पे भी इन्होंने अटैक किया था और इस तरह से इनका जो इन्फ्लुएंस था इंपीरियल चोलास का वो इंडिया से बाहर भी था। इवन श्रीलंका, मालदीव्स हमने पढ़ा और इवन जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है वहाँ पे भी चोलास का इम्पैक्ट काफ़ी देखने को मिलता है, इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था वहाँ पे। So after this successful campaign, he assumed the title of कदरम कोंडन। तो कदरम कोंडन का इन्होंने टाइटल ले लिया था जिसका मतलब था कॉन्करर ऑफ कदरम। तो कदरम बेसिकली क्या है? कदरम जो है वो नॉर्थ वेस्ट मलेशिया की एक स्टेट है जिसे अब बोलते हैं क्वेदा और केदा। सो साउथ ईस्ट एशिया में भी इस तरह से इन्होंने अपना जो रूल था वो इस्टेब्लिश कर लिया था। So he was also called as Pandit Cholan as he was a great patron of learning. तो इनको ऐसे अलग अलग तरह के इन्होंने कुछ टाइटल्स इन्होंने अडॉप्ट किए थे, कुछ इनको मिले थे। फॉर एग्जाम्पल पंडित चोलन का टाइटल इनको मिला था क्योंकि ये लर्निंग के काफी बड़े पेट्रन थे। Now, the Chola Empire continued with the later rulers such as Rajadhiraj, Rajendra II, Kulutung I. तो बाकी जो चोलास का रूल था वो भी चलता गया तो इन लेटर रूलर से, बट जो मेन हम लोग बोल सकते हैं कि जो पीक टाइम पीरियड था चोलास का, दैट वाज ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ राजा राजा चोला वन एंड राजेंद्र चोला। तो उसके बाद भी जो चोलास का जो रूल था वो चलता रहा था। सो कुलोतुंग इज द हीरो इन तमिल पोइम कलिंगत पुरानी रिटन बाय हिज कोर्ट पोइट जयम कोंडान। तो दिस इज जस्ट एन एमसीक्यू फैक्ट। तो इस तरह से मेन जो रूलर्स थे वो दो थे और उसके बाद भी कुछ जो रूलर्स थे वो थे, बट जो माइट था मेन जो जेनिथ था इनके टाइम पीरियड का, दैट वाज ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ राजा राजा वन एंड राजेंद्र चोला। सो दिस वाज अबाउट द इम्पॉर्टेंट रूलर्स ऑफ द इम्पीरियल चोलास। और इम्पीरियल चोलास के बारे में जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, रिलीजन एटसेट्रा, उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।